इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। धर्म परिवर्तन केस पर इस वक्त की बड़ी खबर, उमर गौतम के 3 नए टेप मिले हैं। इसमें धर्म परिवर्तन वाला मास्टर प्लान है। धर्म परिवर्तन का क्राइम बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा था और यह काम सिर्फ उमर गौतम का नहीं था, बल्कि एक पूरी टीम काम कर रही थी। यूपी, बिहार, एमपी, हरियाणा तक धर्मांतरण का खेल जारी था। हिंदी बेल्ट में नॉर्थ इंडिया में कन्वर्जन का धंधा चल रहा था। यह बात पुलिस नहीं कह रही है कि दावा हम सूत्रों के हवाले से नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह बात खुद उमर गौतम कह रहा है। ऊंची जाति के लोगों को टारगेट किया गया, हर वर्ग के लोगों को निशाना बनाना, अमीर हो या गरीब, मजदूर हो, किसी को नहीं छोड़ा। इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिए, टेप में कही गई एक एक बात बहुत गौर से सुनिए, आप समझ पाएंगे कि खेल कितना बड़ा है। यह साइलेंट जिहाद का एक नया चैप्टर है, जहां सब कुछ साइलेंटली चल रहा है। जो लोग ईमान में दाखिल होते हैं वो दर दर की ठोकरें खाते हैं, भटकते हैं। धर्म परिवर्तन का फुल डोजियर आ गया है। और तब जाके मुसलमान एक नहीं, 1000 से ज्यादा नामों का खुलासा हुआ है। मुसलमान नाम रख लेने से नहीं बनता। श्याम प्रताप सिंह गौतम जहां जाता मोहम्मद उमर गौतम बनने की कहानी सुनाता, पूरी प्लानिंग बताता। एक फ्रेश सैंपल आपको सुनाते हैं। 50-100 साल का एक प्लान, मास्टर प्लान तैयार कर, इसमें 50 से 100 साल वाले मास्टर प्लान का जिक्र है। बहुत बेहतर है। नॉर्थ इंडिया, दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश में क्या करना है, कैसे करना है, इसका डिटेल ब्लूप्रिंट है। मोहम्मद उमर गौतम का पूरा प्लान कैमरे पर है, वीडियो भी उसी का है, ऑडियो भी उसी का है। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम्स को कम से कम 50-100 साल का एक प्लान, मास्टर प्लान तैयार करके पूरी कम्युनिटी एज ए होल। अब आप देखें साउथ इंडिया के हालात बहुत बेहतर हैं, नॉर्थ इंडिया में ही ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। आप दिल्ली में, यूपी में, बिहार में, बंगाल में, असम में, गुजरात में और ये पूरा मध्य प्रदेश, राजस्थान, पूरी बेल्ट जो है वो सफर कर रही है। अगर हम यानी अच्छे हौसलों के साथ, अच्छी प्लानिंग के साथ हम अगर आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह 50-60 साल में हालात बेहतर होंगे। कानपुर से लेकर मलिहाबाद तक, भोपाल से लेकर फरीदाबाद तक और दिल्ली से लेकर मुंबई तक मोहम्मद उमर गौतम और श्याम प्रताप सिंह गौतम ने जगह जगह धर्म परिवर्तन वाला जाल बिछा रखा था। देव ऋषि ठाकुर बन गया दानिश खान, प्रवीण कुमार को मिला अब्दुल समद उमर का नाम, मनोज कुमार बना इब्राहिम खान, नरेंद्र बन गया मोहम्मद शाहिद और दीपिका रानी बन गई आयशा सिद्दीकी। ये सिर्फ 5 नाम है, मगर आज हमारे पास एक पूरी लिस्ट है। इसमें दर्जनों नाम है, सबकी डिटेल आपको देंगे। मगर उससे पहले एक जरूरी बात, अब तक लोगों ने मोहम्मद उमर गौतम का सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला एक वीडियो देखा है। इस वक्त भी हर जगह उसी वीडियो की चर्चा है, उसी की हेडलाइन छप रही है। मगर अब इसके कई और वीडियो सामने आए हैं। बंद कमरे की मीटिंग से लेकर पब्लिक गैदरिंग वाली तस्वीरें सामने आई हैं। उमर गौतम पब्लिक मीटिंग्स करता, इंटरव्यू देता, मौलाना का चोला पहनकर नेताओं की तरह भाषण देता, हर जगह एक ही किस्से में मिर्च मसाला डालकर सुनाता और जानबूझकर गैर मुस्लिमों को ऑडियंस की सीट पर फिट करता। हर जगह तरीका बिल्कुल एक जैसा, स्क्रिप्ट बिल्कुल एक जैसी। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं भी एक हिंदू घराने में पैदा हुआ था, राजपूत घराना ठाकुरों का, यूपी में फतेहपुर, इलाहाबाद, कानपुर के दरमियान। श्याम प्रताप सिंह गौतम नाम था। मैंने ईमान लाने के बाद मोहम्मद उमर नाम रखा। 20 साल की उम्र थी। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं इस्लाम धर्म स्वीकार करूंगा, मेरा नाम ये होगा, मैं नमाज पढ़ूंगा, रोजे रखूंगा, ज़कात दूंगा, हज करूंगा। एक एक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 मरतबा मैं हरमैन शरीफैन जा चुका हूं। मेरे घर वालों को यकीन नहीं होता है कि हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा भतीजा, हमारा भांजा, हमारा दामाद, हमारा रिश्तेदार, आज भी उनको यकीन नहीं होता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। मैंने कहा ऐसा भी हो सकता है, नहीं ऐसा ही हो सकता है अगर कोई ईमान पर आ जाए। इस वक्त इंडिया टीवी के अलग अलग रिपोर्टर्स लगातार इस बड़ी खबर को ट्रैक कर रहे हैं। मुंबई से लेकर दिल्ली और फरीदाबाद से लेकर कानपुर तक
एक एक सबूत, एक एक आई विटनेस को ढूंढ रहे हैं। कैमरे पर बहुत कुछ रिकॉर्ड हुआ है। आज उमर गौतम के धर्म परिवर्तन वाले कांड का सारा कच्चा चिट्ठा खुलेगा, मगर उससे पहले उमर गौतम की कुछ नई बातें सुननी जरूरी है। धर्मांतरण वाला खेल बड़ा रहस्यमयी था। इसे वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी के साथ अंजाम दिया जा रहा था। लोकेशन सिर्फ दिल्ली नहीं था, सिर्फ यूपी नहीं था, कई जगह पर यह काम चालू था। टारगेट पर हिंदू बेल्ट था। मिशन को पूरा करने के लिए सिर्फ उमर गौतम ही एक्टिव नहीं था, इसकी पूरी टीम एक्टिव थी। साल 2015 के इस वीडियो में ये खुद इस बात को मान रहा है। इस वीडियो में इसने अपनी जुबान से बताया कि किसी गैर मुस्लिम को कन्वर्जन सर्टिफिकेट देने के लिए इसने क्या किया। वो ऑडियो हम आपको आगे सुनाएंगे। पहले ये सुनिए कि इसने धर्म परिवर्तन वाला खेल शुरू कैसे किया। ये जो आप इस्लामिक दावा सेंटर जो है वो उस इदारे की पहचान क्या है? ये इदारा किस वजह से वजूद में आया? इसके बारे में आप हमारे लिसनर्स या व्यूअर्स को कुछ बता सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल होना भी चाहिए कि सबसे पहले तो मैं कौन हूँ और मैं कहाँ काम कर रहा हूँ और क्या काम कर रहा हूँ। इस्लामिक दावा सेंटर वैसे एक नाम है, लेकिन असल तो काम है। कोई भी नाम सिर्फ अगर नाम है तो उसका वो यूजफुल नहीं है जब तक कि वो फ्रूटफुल ना हो, उसका इम्पैक्ट ना हो, उसका यूटिलाइजेशन ना हो। ये दावत सेंटर दरअसल मैं जब से अल्लाह ने हिदायत दी तब से ही मैं दावत के काम में लगा रहा। यहाँ तक कि 20-25 साल मैंने यानी साइड बाय साइड इस काम को किया, अपने घर वालों में, रिश्तेदारों में, खानदान में, दोस्त अहबाब में, और जहां भी मैं जाता था या जहां भी मुझे मौका मिला मैं कोशिश करता था कि जो सच्चाई, जो हकीकत, जो इंसानियत, जो हक मुझे मिला है वो मैं लोगों तक पहुंचाऊं। तो ये बेसिकली हर मुस्लिम का काम है। एवरी मुस्लिम इज रिस्पांसिबल फॉर दिस ड्यूटी। इस ऑडियो से एक चीज क्लियर है कि उमर गौतम के दिमाग में क्या चल रहा था। अब आगे सुनिए, ये खुद बता रहा है कि कैसे धर्म परिवर्तन के लिए कोई ऑर्गेनाइज्ड या सिस्टमैटिक प्लेटफॉर्म नहीं था, इसलिए इसने दावा सेंटर खोला और धर्म परिवर्तन वाला धंधा शुरू कर दिया। इसके लिए बाकायदे ऑर्गेनाइज्ड या कोई बाकायदे सिस्टमैटिक प्लेटफॉर्म नहीं था। वैसे काम करने वाले लोग काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स हैं, शख्सियात हैं, पर्सनैलिटीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता था कि जो लोग ईमान में दाखिल होते हैं वो दर की ठोकरें खाते हैं, भटकते हैं। और लीगल डॉक्यूमेंटेशन का मामला है, कोर्ट का मामला है, रजिस्ट्रेशन का मामला है, काजी का मामला है, कन्वर्जन सर्टिफिकेट का मामला है। काफी मुझे एहसास होता था, क्योंकि मैं कहते हैं ना भुक्त भोगी, सेल्फ एक्सपीरियंस्ड था इस फील्ड में, और 20-25 साल तो मैंने महसूस किया कि ये काम होना चाहिए। हमने अपने बड़ों की सरपरस्ती में, उलमा की सरपरस्ती में और उनकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को हमने शुरू किया। दावा सेंटर कायम किया 2010 में दिल्ली में, और अभी माशाअल्लाह इसमें काफी लोग हैं जो ईमान लाना चाहते हैं। जब हम इसके अलग अलग वीडियोस खंगाल रहे थे तो हमें इसकी एक चीज बड़ी अजीब लगी, और वो ये कि हर मंच पर, हर इंटरव्यू में उमर गौतम हिंदू धर्म की बातें भी करता और जानबूझकर बार बार ये साबित करने की कोशिश करता कि इस्लाम धर्म सभी धर्मों में ऊपर है, और इसी के बहाने वो कन्वर्जन वाले डायलॉग भी मार देता। ध्यान से सुनिए ये हिस्सा। इस्लाम जैसी दौलत मिली, ईमान की दौलत मिली, यकीन की दौलत मिली, और मेरी जिंदगी में एक इनकलाब आ गया। और मेरी जो जिज्ञासा थी, क्यूरियोसिटी थी, और जो मेरी तलब थी, अल्लाह ने उसको पूरा किया। बचपन से ही मुझे यानी जानने का शौक था कि हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो उसमें मैं काफी रिसर्च करता था। खासतौर से हिंदू धर्म की किताबें भी मैंने पढ़ी, वेदास है, पुराण है, रामचरितमानस है, और गीता है, महाभारत है, जो भी मुझे मिला, गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें, और कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स भी। तो पढ़ते 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 मुझे इस्लाम को भी पढ़ने का मौका मिला। एक हमारे दोस्त थे, क्लासमेट थे, नासिर खान साहब, उनको अल्लाह ने जरिया बनाया, और उनसे मुझे कुरान का तर्जुमा मिला, इस्लामिक लिटरेचर मिला। और उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि तमाम इंसानों के लिए है। आपने शुरुआत में इसके वीडियो का वो हिस्सा सुना जिसमें ये 50 से 100 साल वाले मास्टर प्लान के तहत मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहा था। जब हमने तलाश की तो हमें इसका भोपाल का ये वीडियो मिला। भोपाल में खड़े होकर ये खुद को टाइम का पाबंद बता रहा था और इस्लाम का प्रचार करके सबको सर्टिफिकेट बांट रहा था। ये हमारे साथ रहते 24 घंटे। ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि उमर साहब ने अगर 4 बजे कहा है तो वो 3:45 है, 4 नहीं है, 4:15 तो है ही नहीं। 10 बजे कहा है तो 9:45 है, 10:15 नहीं है। अपने यहाँ 10:15 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सबसे अच्छी बात अगर कोई हो सकती है तो यह है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह के बारे में दावत दी जाए कि तुम्हारा खालिक और मालिक वही अल्लाह है जो हमारा है, उसी की पूजा करो जिसकी
हमें करनी चाहिए। उसी की इबादत करो जिसकी करनी चाहिए, उसी की बात मानो जिसकी बात माननी चाहिए, और कोई नहीं। वो चीजें दे दी जो उनको तसव्वुर नहीं था, अल्लाह ने सब कुछ दे दी। यही नहीं बल्कि जन्नत की गारंटी दे दी कि तुम सब के सब जन्नती हो, सर्टिफिकेट दे दिया कुरान में, अल्लाह ने जिक्र कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिल की सच्चाई के साथ ईमान की गवाही दी। अब तक आपने उमर गौतम के 2 नए टेप सुने, अब तीसरा टेप सुनिए। इसमें 2 विस्फोटक बातें हैं। नंबर 1, उसके दावा सेंटर पर 100-200 नहीं, पूरे 2000 लोग इस्लाम से जुड़े। और नंबर 2, इसे फंडिंग कहां से मिल रही है। मैं समझता हूं कि मुस्लिम्स को कम से कम 50-100 साल का एक प्लान, मास्टर प्लान तैयार करके पूरी कम्युनिटी एज ए होल। अब आप देखें साउथ इंडिया के हालात बहुत बेहतर हैं, नॉर्थ इंडिया में ही ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। आप दिल्ली में, यूपी में, बिहार में, बंगाल में, आसाम में, गुजरात में, और ये पूरा मध्य प्रदेश, राजस्थान में पूरी बेल्ट जो है वो सफर कर रही है। अगर हम यानी अच्छे हौसलों के साथ, अच्छी प्लानिंग के साथ हम अगर आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह 50-60 साल में हालात बेहतर होंगे। मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, आरएसएस ऐसा कर रही है, विश्व हिंदू परिषद ऐसा कर रही है, बजरंग दल ऐसा कर रही है। सवाल यह है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो तो अपनी सोच और अपने प्लान के मुताबिक कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। पूरी इंसानियत की उमर गौतम के सारे ऑडियो वीडियो से धर्म परिवर्तन वाली पूरी क्रोनोलॉजी शीशे की तरह साफ है, मगर सबूत अभी और हैं। एक सबूत फतेहपुर का यह मंदिर है। इसके ऊपर नाम लिखा है धनराज सिंह गौतम का, जो श्याम प्रताप सिंह गौतम उर्फ उमर गौतम के पिता थे। इस वक्त यूपी पुलिस उमर गौतम से जुड़े लोगों और नाते रिश्तेदारों की कुंडली खंगाल रही है। सारे फैक्ट्स चेक किए जा रहे हैं। इस बीच ताजा सबूत हाथ लगे हैं। 30 से ज्यादा नामों का खुलासा हुआ है। उनकी डिटेल आई है जिनका धर्म परिवर्तन उमर गौतम ने अपने साथियों के साथ मिलकर कराया। फ्रेश सबूत आने के बाद उमर गौतम की मुसीबत बढ़ने वाली है, क्योंकि मामला सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है। ऐसे दर्जन भर राज्य हैं जहां धर्मांतरण वाला गोरख धंधा चल रहा था। अभी 12-13 राज्यों में इस तरह की कन्वर्शन की बात प्रकाश में आई है। जितने डाटा अभी तक खंगाले गए हैं उसमें महिलाओं का प्रतिशत ज़्यादा है पुरुषों से। इतनी चीज़ें क्लियर हुई हैं। और उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, और दिल्ली है, आसाम है, बंगाल है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, केरला है। इन सभी स्टेट्स में इस तरह की गतिविधियां हुई हैं और काफ़ी फंड का ट्रांजैक्शन है विदेशों से और देश के अंदर भी। और इसमें जो काफ़ी अन्य लोगों के भी इन्वॉल्वमेंट के आ रहे हैं। अब इनकी जो क्रिमिनल कल्पेबिलिटी है इसको हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। एक अहम सवाल फंडिंग से भी जुड़ा है। आपने उमर गौतम का वीडियो सुना जिसमें वो फंडिंग की बात भी कर रहा था। यूपी पुलिस इस एंगल को भी खंगाल रही है। इसी में एक लोकेशन मलिहाबाद का है। यूपी एटीएस जो इस पूरे मामले की, धर्म परिवर्तन मामले की जांच कर रही है, उसमें यह भी पता लगा है कि विदेशों से जो फंड आता है वो इंडिया में एकेडमीज के पास, संस्थाओं के पास रूट होकर के उमर गौतम के पास पहुंच रहा था। ऐसे ही एक एकेडमी को इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से हमने ढूंढ निकाला है और हम पहुंचे हैं इस समय लखनऊ के मलिहाबाद इलाके के अल हरम एकेडमी में। जो जांच एजेंसी हैं उनका दावा है कि फिलहाल यहाँ से जो पैसा आया रूट करके विदेश से, वो उमर गौतम की संस्था यानी कि आईडीसी में दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ उनके एड्रेस में भी काफी झोल है। मसलन लखनऊ के अलीगंज इलाके की प्रियंका सेन के भी धर्म परिवर्तन की बात डॉक्यूमेंट्स के जरिए पता चली। लेकिन जब इंडिया टीवी रिपोर्टर लोकेशन पर पहुंचे तो पता चला कि ऐसा कोई एड्रेस अलीगंज इलाके में एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या धर्म परिवर्तन की आड़ में कुछ और भी पकड़ा है? जो एड्रेस इसमें दिया गया था, पेपर्स में दिया गया था, वो दरअसल अलीगंज में कोई जहाँ पड़ती नहीं है। और ये एड्रेस जो मैं आपको दिखाऊं, वो एड्रेस आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे मेंशन है। प्रियंका सेन नाम की महिला का इसमें जिक्र किया गया है और ये फातिमा मोहम्मद बन गए इसके बाद। पहले इनका जो रिलीजन था वो हिंदू था, बाद में ये मुस्लिम हो गई। एड्रेस दिया गया है 532 बटे खा 336 मेहंदी टोला अलीगंज लखनऊ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अलीगंज में हमने काफ़ी लोगों से बातचीत की, काफ़ी लोगों से संपर्क किया, लेकिन इस तरह का कोई भी एड्रेस हमको पूरे अलीगंज में नज़र नहीं आया, जिससे साबित होता है कि कुछ एड्रेसेस इस पूरे मामले में फर्जी दिए गए हैं, फेक दिए गए हैं।
उमर गौतम की संस्था इस्लामिक दावा सेंटर को ISI और विदेश से हो रही फंडिंग को लेकर भी छानबीन तेज है। बैंक खातों का ब्यौरा खंगाला जा रहा है, परत दर परत तलाश की जा रही है। हर लोकेशन टारगेट पर है। एक ऐसा ही लोकेशन है फरीदाबाद का मेवात ट्रस्ट फॉर एजुकेशनल वेलफेयर, जिसका उमर गौतम से डायरेक्ट कनेक्शन था, मगर वो बहुत शातिर था, चुपके से अपना काम भी करता था और किसी को बताता भी नहीं था। अभय पराशर की ये रिपोर्ट देखिए। इंटेलिजेंस एजेंसी, जो जांच एजेंसी है, उनकी रिपोर्ट में ये पता चला है कि धर्म परिवर्तन कराने का ये जो रैकेट चल रहा था, जिसमें इन दोनों की दिल्ली से गिरफ्तारी हुई, इन लोगों को जो कुछ बाहर के एनजीओ हैं, जिसमें कतर और यूएसए के जरिए, FDRA के जरिए भारत के कुछ एनजीओ जो हैं, वो इसकी संस्था जो IDC है, इस्लामिक दवा जो सेंटर है, उनको फंड दिया जाता था। उसी में एक नाम निकलकर सामने आया फरीदाबाद में। इस वक्त हम मौजूद हैं फरीदाबाद में। इकारा पब्लिक स्कूल जो है, ये चलता है मेवात एजुकेशनल जो ट्रस्ट है, उसके जरिए ये चलता है। और हमें यहाँ पर आके जानकारी मिली कि उमर गौतम, हम आपको दिखाते हैं, ये वो स्कूल है इकारा पब्लिक स्कूल, जो कि मेवात ट्रस्ट फॉर एजुकेशनल वेलफेयर जो है वो इस स्कूल को चलाता है। यहाँ पर आकर यहाँ के चेयरमैन से हम मिले, उनसे हमने जानकारी हासिल की। उन्होंने हमें बताया कि उमर गौतम, जिसे गिरफ्तार किया है यूपी ATS ने, वो ये जो ट्रस्ट है मेवात ट्रस्ट फॉर एजुकेशनल वेलफेयर, इसके ट्रस्टी थे। पिछले करीब 25 साल से वो इसके ट्रस्टी थे। मेरा धर्म परिवर्तन के बारे में मेरा कभी उनसे बात ही नहीं हुई, और बहरिया गूंगे की तो बात ही नहीं। कभी मिली है तो 10 या 15 मिनट, 1 घंटा 2 घंटे से ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई, और उस बीच में उन्होंने कभी मेरे के साथ ऐसा डिस्कशन नहीं किया। धर्म परिवर्तन और फंडिंग की बात मुंबई से भी आई। इसमें भी उमर गौतम और जहांगीर वाला लिंक स्टैब्लिश हुआ। अब ये देखिए कि इंडिया टीवी रिपोर्टर राजेश कुमार को मुंबई में क्या पता चला। गैरकानूनी तरीके से धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार इस्लामिक दावा सेंटर के उमर गौतम और जहांगीर काजी के बारे में नई जानकारी सामने आई है। IDC जो उनका संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन था जो धर्मांतरण करा रहा था, उसे फंडिंग आ रही थी। फंडिंग देश के कई सारे NGOs के थ्रू आ रही थी, और उन NGOs को फंडिंग जो है वो विदेशों से आ रही थी। मरकजुल मारिफ का भी नाम सामने आया, मरकजुल मारिफ मुंबई का भी नाम सामने आया। यहाँ जब हम पहुंचे तो ये एजुकेशनल ट्रस्ट है। बताया गया कि मरकजुल मारिफ जो है एजुकेशनल एंड रिसर्च सेंटर है, ये NGO नहीं है। यहाँ के जो जिम्मेदार शख्स हैं उन्होंने बताया कि FCRA रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो यहाँ पर बाहर से कोई पैसा नहीं आता है। हालांकि इतना जरूर पता चला कि उमर गौतम पहले मरकजुल मारिफ का ही डायरेक्टर था। 2001 तक जो है ना उमर गौतम साहब इस इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हुआ करते थे। जहांगीर आलम भी जो है ना इस इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, यहाँ के स्टूडेंट रहे। कन्वर्जन के बाद, कन्वर्जन के लिए मतलब कन्वर्जन से जो लोगों को लीगली एड प्रोवाइड करना है उसका काम करते थे। हाँ एग्जैक्टली, लीगल एड प्रोवाइड करना उसका काम करते थे वो। उमर गौतम कैमरे पर फंडिंग की बात करता है, धर्म परिवर्तन की बात करता है। जांच में जो फैक्ट्स सामने आ रहे हैं उससे भी ये पता चलता है कि वो लीगल एड मुहैया कराता था और उसी की आड़ में धर्मांतरण वाला धंधा खोलकर बैठा था। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या उमर गौतम का ये बयान तो नहीं? ध्यान से सुनिएगा, 2 बार सुनिएगा। मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, RSS ऐसा कर रही है, विश्व हिंदू परिषद ऐसा कर रही है, बजरंग दल ऐसा कर रही है। सवाल यह है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो तो अपनी सोच और अपने प्लान के मुताबिक कर रहे हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं, मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, RSS ऐसा कर रही है, विश्व हिंदू परिषद ऐसा कर रही है, बजरंग दल ऐसा कर रही है। सवाल यह है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो तो अपनी सोच और अपने प्लान के मुताबिक कर रहे हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं, 50-100 साल का एक प्लान। ये गेम बहुत बड़ा है। 50 से 100 साल वाले मास्टर प्लान पर काम हो रहा है। इस वक्त टारगेट पर उत्तर प्रदेश है, 2022 पर काम हो रहा है। कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज। ये तय है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। वो लोग उत्तर प्रदेश के अमन चैन को, शांति व्यवस्था को डिस्टर्ब करना चाहते थे। वो उनके मंसूबे बहुत खराब थे। हमारी पुलिस ने उसका पर्दाफाश किया है। जांच आने के बाद हम इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें NSA के तहत कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। इसमें और भी लोग शामिल हैं, उनकी अभी जांच चल रही है। जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी हम आपको पूरी बात बताएंगे। लेकिन ये तय है कि उत्तर प्रदेश के अमन चैन को, उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था को डिस्टर्ब करने की नीयत से ऐसा कुछ प्रयास किया गया था।
अभी तो सिर्फ 2 किरदार गिरफ्त में आए हैं। यूपी पुलिस की और जांच एजेंसियों की नजर कई कैरेक्टर्स पर है। धीरे धीरे और खुलासे होंगे। धर्म परिवर्तन के सारे ठेकेदार बेनकाब होंगे। आज पाकिस्तान के अखबार डॉन ने लाहौर में हुए ब्लास्ट पर बहुत बड़ी बात बताई। अब से 2 घंटा पहले डॉन अखबार में खबर छपी कि हाफिज सईद का बंगला आज उड़ जाने वाला था, लेकिन यह बंगला बच गया। हमारे रिपोर्टर इस वक्त वहां से कुछ दूरी पर मौजूद हैं और उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है। इसे देखकर आपको इस ब्लास्ट की पूरी बात पता चलेगी कि कैसे हाफिज के बंगले को बचाने वाला पाकिस्तान ही था। इस धमाके में पाकिस्तान के एक पुलिस ऑफिसर की भी मौत हुई है। भाई धमाका है भाई, ओए आग लगी, पानी, ओए आग लगी। पूरा घर उड़ गया, बम हुआ, ब्लास्ट हुआ, पूरा घर उड़ गया। मेरा घर अम्मी की कॉर्ड तक उड़ गई, कुछ समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान के लाहौर में हुए इस जबरदस्त धमाके का मैसेज क्या है? क्या ये ब्लास्ट इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद के लिए था? ये वीडियो ब्लास्ट के फौरन बाद बनाया गया है। हमलावर जो था वो एक मोटर बाइक पे आया और उसने मोटर बाइक को पुलिस एहलकारों की जो पिकेट थी उसके करीब खड़ा करके वो धमाका किया और उस धमाके से काफी ज्यादा डैमेज हुआ है। दर्जनों घर हैं जो तबाह हो गए हैं। कोई बात नहीं, अल्लाह देख रहा है, उस गरीब मजदूर को भी इन्होंने देखा। हुआ क्या? इधर मोटरसाइकिल में 3 दफा इधर चक्कर लगा के गई हूँ, किसी ने मोटरसाइकिल को नहीं देखा। मोटरसाइकिल के अंदर एकदम जब हम इधर से इंटर हुए, इधर से मोटरसाइकिल फटी है, तो बंदा खुद मोटरसाइकिल के सामने खड़ी करके वो सामने गाड़ी किस लिए खड़ी की हुई है? ये सेफ्टी करने के लिए ये लोग हैं, ये कोई किसी सिर्फ चुप। जिस घर के सामने ब्लास्ट हुआ वहां बालकनी से बनाया गया ये वीडियो देखिए। इससे आपको समझ में आएगा कि ब्लास्ट की ताकत कितनी थी और क्या ये वाकई हाफिज सईद के लिए था। वो घर देखिए जिसके ठीक सामने ये धमाका हुआ। लाहौर का इलाका जौहर टाउन, जहाँ पर सुबह के वक्त तकरीबन 10:30 बजे ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट के बाद जिसके सामने वाला घर है आप उसको देख सकते हैं कि उसकी हालत क्या है। इस वक्त सब कुछ बिखरा पड़ा है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला घर है। इस घर के एन सामने धमाका हुआ था। पाकिस्तान के एक बड़े अखबार डॉन के मुताबिक धमाका इतना बड़ा था कि हाफिज सईद के घर के शीशे टूट गए, दीवारों को भी नुकसान पहुंचा है और अगर वहां पुलिस का सुरक्षा दायरा नहीं होता तो हाफिज सईद का पूरा घर ही उड़ जाता। आप देख सकते हैं कि ये घर की दीवारें, घर की छतें, शीशे, सामान, खिड़कियां, सब कुछ ये बैरूनी मंजर है जिसे देख के कहा जा सकता है कि ये जिस गली में सामने धमाका हुआ है ये गाड़ियां जो खड़ी हैं ये मुकम्मल तौर पे कम हैं और ये वो जगह है, वो मकाम है जहां पर धमाका हुआ। पाकिस्तान की सरकार के मुताबिक आतंकी संगठन लश्कर-ए तैयबा का चीफ हाफिज सईद अभी जेल में है। ऐसे में इस ब्लास्ट के मायने क्या हैं? लेकिन दुनिया जानती है कि हाफिज सईद के लिए पाकिस्तान में जेल क्या और घर क्या। कहने को वो जेल में रहता है लेकिन उस जेल के दरवाजे हाफिज सईद के कहने पर खुलते हैं और बंद हो जाते हैं। लाहौर में जिस जगह ये धमाका हुआ वो हाफिज सईद के मकान से सिर्फ 120 मीटर की दूरी पर है। इसलिए क्या धमाके के वक्त हाफिज सईद वहां था या इस ब्लास्ट का टारगेट कोई और था? ध्यान से वीडियो बना अल्लाह खैर करेगा। ओ भाई की मदद करो, ओ भाई की मदद करो। भाई हुआ क्या इधर? ध्यान से भाई, ध्यान। दरवाजा खोल शरी, फोन कर। हाफिज सईद का मकान नंबर है 116 जौहर टाउन, लाहौर, पाकिस्तान।
भारत ही नहीं, हाफिज सईद का ये नंबर संयुक्त राष्ट्र में भी दर्ज है। जो मेरी मुख्तलिफ अपने सोर्सेज से बात हुई है उसके मुताबिक ये धमाका एग्जैक्टली उनके घर के बाहर नहीं हुआ है, बल्कि उस गली के अंदर हुआ है जहां पे उनका घर वाक़ है। अब और जो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां पे धमाका हुआ है, ये उससे तकरीबन कोई 3 घर छोड़ के ये एरिया है जहां पे धमाका हुआ है। अब ये नहीं पता। और दूसरी बात ये कि मुख्तलिफ जगहों पे कहा गया कि जी मोटरसाइकिल के अंदर जो है ये डिवाइस जो है वो प्लांट की गई थी और जिसकी वजह से धमाका हुआ है। मेरी इत्तलात के मुताबिक जो इनिशियल फाइंडिंग्स आ रही हैं, जाहिर बात है मैं दोबारा बता रहा हूं कि इनिशियल फाइंडिंग्स हैं, इसके बारे में भी वाज़ेह तौर पर भी कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर हाफिज सईद इस जगह नहीं रहता है तो सवाल है कि मरने वाले लोगों में शामिल एक पुलिस अधिकारी वहां क्या कर रहा था। पुलिस कर्मी के मरने का मतलब है कि इस घर के अंदर कोई हाई वैल्यू टारगेट था। अगर नहीं था तो सवाल है कि पाकिस्तान की सरकार ने यहां रेंजर्स और पुलिस क्यों तैनात किए हुए हैं। हाफिज सईद और उसके घर के बारे में वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक से सुनिए। वो भारत के अकेले पत्रकार हैं जो हाफिज सईद के घर जा चुके हैं। मुझे खुद हाफिज सईद ने फोन करके बताया था कि मैं जौहर टाउन में रहता हूं और सुबह एक वहां के बड़े एमिनेंट जर्नलिस्ट मेरे साथ गए और मुझे जौहर टाउन ले गए। जौहर टाउन एक कॉलोनी है, आधुनिक कॉलोनी है, लेकिन घनी बस्ती की तरह है। सारे मकान वहां पास पास बने हुए हैं और आमने सामने भी बने हुए हैं। हाफिज सईद के घर के आसपास काफी सिक्योरिटी थी और जब मैं अंदर गया तो अंदर भी बहुत सिक्योरिटी थी। अब मैं इस वक्त बिल्कुल उस जगह पे के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पे आज लाहौर में जौहर टाउन के इलाके में ये धमाका हुआ है। ये मेन सड़क है जिसको कहा जाता है शौकत अली रोड, जो जहाँ पे जो बहुत बड़ा बिजनेस हब है, जहाँ पे मुख्तलिफ गाड़ियों के शोरूम्स हैं। यहाँ पे आपको बैंक्स भी नजर आ रहे होंगे, ये बैंक्स हैं यहाँ पे। और बिल्कुल इसके साथ ही ये गली जो है वो जा रही है अंदर ई ब्लॉक जो है जौहर टाउन का। इसके अंदर ये अभी अगर थोड़ा सा मैं आपको आगे से दिखाऊं तो ये पूरा एरिया जो है वो इस वक्त इन्होंने ब्लॉक कर दिया हुआ है और इसको पुलिस की भारी नफरी जो है वो उसने कॉर्डिनेट किया है। जौहर टाउन में ये जगह कहां है, इसे हम आपको सैटेलाइट इमेज के जरिए समझाते हैं। धमाका बहुत जबरदस्त था, आसपास नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, 4 से 5 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई दी। इसलिए आप सैटेलाइट इमेज देखिए, बहुत सी बातें आपको पता चलेंगी। ये है पाकिस्तान के लाहौर शहर की सैटेलाइट इमेज और इसमें देखिए जौहर टाउन, यहाँ के ब्लॉक ई के पास जबरदस्त धमाका हुआ है। जौहर टाउन के ब्लॉक ई के सामने यहाँ है निसार मोटर्स का ऑफिस जहाँ गाड़ियां मॉडिफाई की जाती हैं। अब देखिए निसार मोटर्स की यही लोकेशन पाकिस्तान के न्यूज चैनल में। यहाँ हुए धमाके ने आसपास खड़ी कई कारों को नुकसान पहुंचाया है। जहाँ निसार मोटर्स है उसी के सामने है जौहर टाउन का ई ब्लॉक और यहाँ हाफिज सईद का एड्रेस है। इससे करीब जो है वो 200 मीटर के फासले पे आगे जो है वो ये धमाका हुआ है। अभी ये पूरा इलाका जो है पुलिस कॉर्डन कर चुकी हुई है। इससे पहले जो है वो पुलिस के आला हुकाम यहाँ पे पहुंचे हैं और उन्होंने ब्रीफ किया है। आईजी पंजाब जो सूबा पंजाब के यहाँ पे आईजी हैं, उन्होंने ये बताया है, मीडिया के जरिए ये इन्फॉर्म किया है कि ये जो धमाका हुआ है इसको टारगेट किसी अहम शख्सियत को टारगेट करने के लिए धमाका किया गया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये बड़ी शख्सियत कौन थी। जौहर टाउन में जहां धमाका हुआ वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया है। जाहिर है इस गड्ढे की तरह टारगेट भी बड़ा था, लेकिन पाकिस्तान की पुलिस अब तक नहीं समझ पाई है कि आखिर हुआ क्या। इसको कंक्लूसिव नहीं, कुछ नहीं कह सकते कि ये गैस ब्लास्ट है या कोई दूसरा ब्लास्ट है। रक्षा भी यहाँ पे एक वो डैमेज खड़ा हुआ है और इस तरह से इसमें तकरीबन 17 लोग जो हैं वो जख्मी हुए। उसमें से 4-5 की जो है वो हालत काफ़ी सीरियस थी, उनमें से 2 की अभी बता रहे हैं कि डेथ हो गई है। उसमें हमारा एक पुलिस ऑफिसर भी शामिल है जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है, उसको भी काफ़ी सीरियस जख्म वगैरह लगे हुए हैं। जब तक जमात के नहीं, जब तक इसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे उस वक्त तक वो हतमी तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि कौन इसका टारगेट था। ये जो डिवाइस था ये गाड़ी के अंदर इंस्टॉल था और गाड़ी के अंदर जो है ये धमाका हुआ है। अब गाड़ी की जो सूरत हाल है, जो मेरे पास जो खबर पहुंची है उसके मुताबिक वो इतनी खराब है कि ये कहना भी मुश्किल है कि जो सारा जो धमाका खेज मवाद था क्या वो गाड़ी के अंदर रखा हुआ था या उसके अंदर कोई सुसाइड बॉम्बर था जो दरअसल में टारगेट करना चाह रहा था, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है।
अब देखिए आतंकी हाफिज सईद की वो गली जहां उसका मकान है। जब राज शाहनवाज रिपोर्टिंग कर रहे थे तब एक लोकेशन देखी, ये है फैजल बैंक। इसी के साथ रास्ता जौहर टाउन के ई ब्लॉक में जाता है। अब सैटेलाइट में फैजल बैंक देखिए और यहाँ इसके अंदर जा रही ये सड़क देखिए, यहीं ब्लास्ट हुआ है। यानी हाफिज सईद का घर बस यहीं से चंद कदमों की दूरी पर है। हम कोशिश ये कर रहे थे इससे पहले कि हम वो एग्जैक्ट जगह पे पहुंच सकें जहां पे ये धमाका एक्चुअली हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम आपको जो है वो उस तरह से नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अब यहाँ पे हो चुकी हुई है। रेंजर्स और पुलिस एहलकार भी जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं। पुलिस यहाँ पे जो है वो रुकावट डाल रही है। वो कह रहे हैं कि अब इस जगह से आगे जो है वो नहीं जाया जा सकता। जिस इलाके में धमाका हुआ है वहाँ कई शोरूम हैं, बैंक हैं, अस्पताल भी हैं। इस धमाके से पहले लाहौर के एक दूसरे इलाके भगवानपुरा में धमाके की कॉल आई थी जो फेक साबित हुई। ठीक इसके बाद जौहर टाउन में धमाके को लेकर जानकारी मिली, लेकिन लाहौर पुलिस ने इसे भी फेक कॉल के तौर पर ही लिया। इससे जाहिर है कि पहली कॉल ध्यान भटकाने के लिए की गई थी। इसे लेकर पाकिस्तान में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या ये धमाका इंटरनेशनल साजिश है या पाकिस्तान में ही किसी ने हाफिज सईद को खत्म करने का प्लान बनाया है, या इस ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तान की एजेंसियां हैं? इंडियन के वो मोस्ट वांटेड भी समझे जाते हैं। इंटरनेशनली कोई आपको हाथ नजर आया कि यहाँ पर जो है या लोकली है सब? जहाँ तक यहाँ पे हाई वैल्यू टारगेट्स के घर का सवाल है, जहाँ पे कि उनका घर है उसी के पास आपने देखा होगा कि पिकेट है और ये घर के करीब गाड़ी नहीं जा पाई है सिर्फ और सिर्फ उस पिकेट की वजह से। अगर ये पिकेट ना होता तो ये गाड़ी कहीं और जा सकती थी। सो इसमें आपको अप्रिशिएट करना चाहिए अपनी पुलिस को कि उनकी प्रेजेंस की वजह से और उनकी यहाँ मौजूदगी की वजह से वो अपने टारगेट पे कोई भी नहीं पहुँच सका। इसीलिए भी हमारा ख्याल ये है कि इसका टारगेट जो है वो पुलिस है। ये ब्लास्ट बड़ा ही संगीन है, बड़ा ही गंभीर है और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती है। आप देखें, मुझे दुख इस बात का भी है कि बहुत से लोगों ने, वहाँ के कुछ अखबार और जो टीवी चैनल और ये मीडिया के लोग हैं, वो एक दूसरे को मैसेज भेज रहे हैं कि ब्लास्ट इंडिया ने कराया है। मैं समझता हूँ कि इंडिया ऐसे कामों में कभी पड़ता नहीं है। ये भी कंफर्म हो चुका है कि कोई आला शख्सियत थी यहाँ पे जो ई ब्लॉक जौहर टाउन में जिनको टारगेट किया गया। ये आईजी पुलिस ने कहा है, उन्होंने कंफर्म किया है, लेकिन उन्होंने आला शख्सियत का नाम नहीं लिया। लेकिन ये इस बात की तस्दीक इस इलाके के लोग करते हैं कि यहाँ पे हाफिज सईद जो थे ये उनका घर था और जिसमें एक पुलिस एहलकार जो है वो भी जहाँ भाग हुआ है। थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा कि ये देखिए, ये चूंकि मैंने बताया ये बिजनेस हब है तो यहाँ पे कारों का शोरूम भी है साथ। ये जो है वो इसकी जो इमारत के शीशे हैं ये भी फट चुके हैं और बड़ी दूर दूर तक जो है वो इस धमाके की आवाज़ गई है। 3 से 4 किलोमीटर तक जो है वो लोगों ने जो है वो इस धमाके को महसूस किया है और ये धमाका इतना खौफनाक था कि ना सिर्फ इसकी आवाज़ दूर दूर तक गई है बल्कि दूर दूर तक जो थे वो लोगों के जो घर हैं उनको इसका नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान की जांच एजेंसियां इस धमाके को लेकर जो भी बातें कहें, एक बात तो साफ है कि आतंकी हाफिज सईद अब पाकिस्तान के अंदर ही किसी न किसी के टारगेट पर है। वो चाहे जेल में बताया जाए, लेकिन उसका घर अब निशाना बनाया जा रहा है। हाफिज सईद जो 3 दशकों से भारत में आतंकवाद फैला रहा है, अब उसके भी सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं। मुख्तार अंसारी के एक रिश्तेदार की ऑडी कार कौन उठा कर ले गया? एक दिलचस्प खबर 4 मिनट के इस ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।